किशनगढ़ की सुबह बहुत ही सुहानी थी और इसी सुहानी सुबह के बीच भाग गया काली के घर अपने फोन को लेकर आती है, क्योंकि हॉस्पिटल से काली के लिए कॉल था, जिसे सुनकर काली के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो फोन कट होने के बाद भाग्या को गले से लगाकर कहती है, भाग्या आंटी, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। अरे ये तो अच्छी बात है करिया, लेकिन हमको भी बता क्या बात है। अस्पताल वालों ने क्या कहा? हॉस्पिटल से कॉल था कि माँ की हालत में सुधार है। उन्होंने कहा है कि ऐसे ही रहा तो माँ जल्दी ही कोमा से बाहर आ जाएंगी और बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अरे वाह, ये तो सच में अच्छी खबर है। हम ना कहते थे दुर्गा जल्दी ही ठीक हो जाएगी। हाँ आंटी, मेरी माँ जल्दी ही ठीक होकर इस घर में आ जाएगी। अच्छा, आज मैं माँ से मिलने जाऊंगी। ठीक है, हमारी याद देना दुर्गा को और बोलना उकी ई सखी उका घर पर इंतजार कर रही है। ठीक है आंटी। भाग्या अपने घर चली जाती है तो वहीं काली चुटकी बजाकर अपने घर का सारा काम निपटा देती है और फिर नहा धोकर स्कूल की तरफ चल देती है छुट्टी मांगने, जहाँ रास्ते में उसे कृष मिलता है, जो कि सरपंच जी के यहाँ से दूध लेकर पंचायत ऑफिस जा रहा था और काली को देखकर उसे रोककर वो उससे कहता है, अरे काली, आज तो तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो। क्या बात है, कहीं तुम्हें भी प्यार तो नहीं हो गया किसी से? सचिव जी, आप तो जब से अपनी नकाब वाली से मिले हैं ना, प्यार के रंग में ही रंगे हुए हैं। लेकिन इन सब के अलावा भी खुश होने की वजह है दुनिया में, और मेरे लिए वो वजह मेरी माँ है। हॉस्पिटल से फोन आया था कि माँ की हालत में सुधार है। बस स्कूल ही जा रही हूँ छुट्टी का बोलने, फिर वहीं से माँ से मिलने हॉस्पिटल जाऊंगी। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। मुझे भी दुर्गा आंटी से मिलने का मन है। ऐसा करो, तुम स्कूल पहुँचो, मैं जल्दी से तैयार होकर आता हूँ, फिर बाइक पर दोनों चलेंगे हॉस्पिटल। ठीक है, अब आपका इतना मन है तो चलिए, लेकिन जल्दी आइएगा। काली इतना बोलकर स्कूल की ओर बढ़ने लगती है तो वहीं कृष पंचायत ऑफिस जाकर जल्दी से तैयार होकर अपनी बाइक लेकर निकलता है और स्कूल से काली को पिक करते हुए सीधा हॉस्पिटल ले जाता है। रास्ते में हर्ष काली को कृष के साथ देखकर खुद से कहता है, ये काली कृष के साथ बाइक पर कहाँ जा रही है? कुछ जरूरी काम था तो मुझे भी कह सकती थी, लेकिन हर्ष वो तुझे क्यों कहेगी? तू उसका प्रेमी है कोई? नहीं ना। लेकिन कृष भी तो नहीं है, बल्कि वो तो किसी और से प्यार करता है। बताऊंगा इसे तो बाद में। बाकी मुझे पता है काली काम से ही गई होगी। हर्ष अपने ही बातों में उलझा था तो वहीं दूसरी ओर कृष और काली हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां काली खुशी खुशी हॉस्पिटल के अंदर जा रही थी। तभी उसको हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर एक औरत अपने छोटे से बच्चे की लाश के पास रोती हुई दिखती है। हाय मेरा बच्चा, पेट खराब होने पर अस्पताल लाई थी, लेकिन उन्होंने तो मेरे बच्चे को ही मार दिया। हाय मेरा बच्चा। काकी, क्या हुआ? आप इतना रो क्यों रही है? और ये कौन है? ये मेरा बच्चा है बेटी। एक हफ्ते पहले इसको पेट खराब होने के चलते अस्पताल लाए थे। आज अचानक डॉक्टर ने बताया कि मेरा बेटा बच नहीं पाया और इसकी लाश मुझे दे दी। मेरे बेटे को क्या हुआ, कुछ नहीं बताया। ये तो गलत है काकी, आप चिंता न करें, मैं बात करती हूँ। हाँ काली, चलो अंदर बात करते हैं। काली कृष के साथ अंदर जाती है, जहाँ सामने ही उसे डॉक्टर अनिरुद्ध दिख जाते हैं, जो कि उसकी माँ दुर्गा के डॉक्टर थे। उनको देखकर काली उनके पास जाती है और बोलती है, डॉक्टर अनिरुद्ध, मैंने सुना है कि माँ की हालत में सुधार है, वो जल्दी ही ठीक होने वाली हैं। क्या? ये तुमसे किसने कहा? मुझे अस्पताल से कॉल आया था कि माँ की हालत में सुधार है। नहीं काली, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि दुर्गा जी की हालत तो पहले से भी खराब है। शायद तुमको किसी ने गलत खबर दी है, क्योंकि ऐसा होता तो मैं तुमको फोन करता। दुर्गा जी के अभी की रिपोर्ट्स में आया है कि उनके कोमा से बाहर आने के चांसेस बहुत कम है। इतने लंबे समय से बिस्तर पे रहने के कारण अब उनका शरीर भी हार मान रहा है। डॉक्टर अनिरुद्ध की बात सुनकर काली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी सारी खुशी मातम में तब्दील हो जाती है। कृष काली को संभालते हुए कहता है, काली, भगवान पर भरोसा रखो, चमत्कार होके रहेगा और देखना दुर्गा आंटी जल्दी ठीक हो जाएंगी। हाँ कृष। अच्छा डॉक्टर, वो बाहर जो औरत बैठी है उसके बच्चे को क्या हुआ था? उसने कहा कि सिर्फ पेट खराब होने के कारण वो उसे यहाँ लाई थी और डॉक्टर्स की गलती ने उसे जान से मार दिया। नहीं काली, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है, ऐसे डॉक्टर्स को पहले ही निकाल दिया गया है हॉस्पिटल से। और उस औरत के बच्चे के पेट में एक गांठ थी, जिसके कारण उसकी जान चली गई। वो तो उसके पास इलाज करवाने के पैसे नहीं थे और अब वो अपने बच्चे के मौत का फायदा उठाकर
हॉस्पिटल से पैसा लेना चाहती है। ठीक है डॉक्टर, अब क्या मैं अपनी माँ से एक बार मिल सकती हूँ? अभी उनको नींद का इंजेक्शन दिया है, तो तुम अभी उनसे ना ही मिलो तो अच्छा है। काली डॉक्टर की बात सुनकर क्रिश के साथ वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है, जो कि वहाँ पैसों का एक बैग लेकर आया था और घबरा रहा था। जिसके बाद काली से टकराकर उसके बैग से पैसे गिर जाते हैं और वो उनको जल्दबाजी में उठाकर वहाँ से चला जाता है। और ये सब देखकर क्रिश कहता है, अजीब आदमी है, खुद टकराया और सॉरी भी नहीं बोला। जाने दो क्रिश, जल्दबाजी में होगा, लेकिन सरकारी अस्पताल में कोई इतने पैसे लेकर आएगा ही क्यों? काली को हॉस्पिटल में कुछ गलत होने का थोड़ा सा आभास तो होता है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान न देकर क्रिश के साथ वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ काली के जाने के बाद अनिरुद्ध को पता लगता है कि किसने दुर्गा के ठीक होने की खबर काली को दी थी। जिसके बाद उसे एक कंपाउंडर के बारे में पता चलता है और अनिरुद्ध उस कंपाउंडर के पास जाकर उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है, ये सब क्या है रे? तुझे किसने कहा था काली को फोन करके ये सब बताने के लिए? साहब, वो दुर्गा देवी की तबीयत में सुधार था, तो मैंने कॉल करके काली बिटिया को बता दिया। कौन बिटिया? कैसी बिटिया? तेरी बेटी है क्या वो? तू जानता नहीं क्या दुर्गा देवी की डिमांड आई है और फिर भी तू ऐसा कर रहा है? जी साहब, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, माफ कर दीजिए। ठीक है, जा और नर्स को बोल दियो कि दुर्गा की करंट रिपोर्ट मुझे सेंड करे, उसके ऑर्गन्स की डिमांड आई है। अनिरुद्ध ये बोलता है और कंपाउंडर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों इस बात से अनजान थे कि नीतू ने ये सब कुछ सुन लिया है और वो अपने मृत बेटे के इंसाफ के लिए उसके पास आ रही थी। जिसके बाद वो कंपाउंडर को देखकर छुप जाती है और अपने आप से कहती है, तो क्या मेरे बेटे के साथ भी यही हुआ है? उसके अंगों की भी तस्करी हुई है, लेकिन जो मेरे बेटे के साथ हुआ वो मैं दुर्गा के साथ नहीं होने दूंगी। नीतू ये बोलती है और वहाँ से अपने घर चली जाती है और ये ठान लेती है कि वो दुर्गा को बचा लेगी। इसीलिए उस दिन अपने बेटे का अंतिम संस्कार करके उसी रात को नीतू सबकी नजरों से छुपकर दोबारा हॉस्पिटल आती है और चुपके से दुर्गा के कमरे में जाकर देखती है कि दुर्गा अब पलके झपका रही थी, क्योंकि उसकी हालत में अब सुधार था। जिसके बाद नीतू उससे कहती है, बहन तुम फिक्र मत करो, मैं तुमको बचाने आई हूँ। तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी से मिली हूँ। तुम्हारी बेटी का नाम काली है ना? काली का नाम सुनते ही दुर्गा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो लेटे हुए थरथराते होठों से कहती है, काली। मुझे ऐसा क्यों लगा कि माँ ने मुझे पुकारा? मुझे सुबह ही उनसे मिलने जाना होगा। ये देखकर नीतू की भी आंखें भर आती है और वो किसी तरह दुर्गा को व्हील चेयर पर बैठाकर ले जा रही थी कि तभी डॉक्टर अनिरुद्ध वहाँ आता है और अपने साथी कंपाउंडर के साथ और एक धारदार चाकू से नीतू का गला रेत कर उसकी हत्या कर देता है। और ये देखकर कंपाउंडर भी सहम जाता है कि डॉक्टर अनिरुद्ध कितना बेदिल आदमी है। तू इस नीतू को मुर्दा घर में लेकर जा और इस दुर्गा को तो मैं वापस लेटा देता हूँ। और याद रहे, इसके ठीक होने की खबर किसी को लगनी नहीं चाहिए, वरना परेशानी हो जाएगी। ठीक 10 दिन बाद इसकी किडनी की डिलीवरी करनी है हमें, तब तक सावधान रहो। जी साहब। अनिरुद्ध की बात सुनकर कंपाउंडर नीतू की लाश को ले जाता है और अनिरुद्ध दुर्गा को हॉस्पिटल बेड पर लेटा देता है। वहीं काली की नींद अपनी माँ की आवाज सुनकर टूट चुकी थी। जिसके बाद उसके सर का निशान अपने आप चमकने लगता है और उसे कुछ दिखाई देता है। वो टकराने वाला आदमी भागा भागा आता है और एक डॉक्टर को नोटों से भरा बैग देता है और हाथ जोड़कर रोने लगता है। और जब काली ये गौर से देखती है तो उस डॉक्टर के चेहरे से मास्क हट जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर अनिरुद्ध था। जिसके बाद काली चौंक कर अपनी आंखें खोलती है और ठान लेती है कि वो सच्चाई की तह तक जाकर ही रहेगी। जिसके बाद अगली सुबह भी काली स्कूल जाने की जगह अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाती है, क्योंकि उसको रात भर अपनी माँ के बारे में सोच सोच कर बेचैनी हो रही थी। जिसके बाद वो अपनी माँ के कमरे में आती है और दुर्गा की पलकें अब नहीं झपक रही थी, क्योंकि जो कल रात हुआ वो दुर्गा ने भी देखा था। और काली अपनी माँ को देखकर कहती है, माँ कैसी हैं आप? कब से यहाँ लेटी हैं? आप उठ क्यों नहीं जाती? थकती नहीं है क्या आराम करते करते? बेटी की चिंता नहीं है क्या आपको? मुझे कल ऐसा लगा कि आपने मेरा नाम पुकारा और मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आपसे मिलने यहाँ आ गई।
कम से कम अपनी बच्ची के सर पर एक बार प्यार से हाथ तो फेर दो माँ। ये बोलकर काली अपनी माँ के पास अपना सर रख लेती है और रोने लगती है कि तभी दुर्गा भी हिम्मत करके काली के सर पर हाथ रखने जाती है कि तभी उसका हिलता हाथ काली देख पाती उससे पहले ही अनिरुद्ध वहाँ पर आता है और दुर्गा के हाथ पर हाथ रख देता है और काली से कहता है, काली तुम फिर से? तुम अपनी माँ से इतना मिलोगी तो वो कमजोर हो जाएगी तुम्हारी चिंता में। मैंने तुमको बोला तो है जब तुम्हारी माँ की सेहत में सुधार होगा तो मैं बुला लूंगा। तुमको अब घर जाना चाहिए। अभी तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर अनिरुद्ध, लेकिन जल्दी ही सबूत के साथ आपका भी खेल खत्म करूंगी सबके सामने और मेरी माँ को तो मैं कुछ नहीं होने दूंगी। ठीक है डॉक्टर। काली अपने आंसू पोंछकर घर के लिए निकल जाती है। दिन बीतता है और अगले दिन काली की नींद भजनों के शोर से खुलती है और वो भाग्या के घर से आती तेज भजनों की आवाज सुनकर कहती है, अब क्या ये लोग इस शोर से भगवान को नीचे बुलाकर ही मानेंगे क्या? नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। मुझे जाकर देखना होगा कि इनकी परेशानी क्या है। काली इतना बोलकर भाग्या के घर जाती है और मुकेश को देखकर कहती है, तुम पागल हो क्या? इतना तेज भजन कौन सुनता है? मुकेश मुस्कुराता है। काली भजन बंद कर देती है और मुकेश को फिर से कहती है, हद है तुम्हारी भी। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, तुमको तो सुनाई ही नहीं देता, तभी तेज आवाज में भजन चलाए हुए हैं। कान खोल के सुन लो, अब भजन चले तो इस घर में तुम्हारी मौत की शोक सभा के भजन गूंजेंगे, समझे ना? काली ने जो बोला मुकेश ने बहरा होने के कारण नहीं सुना था, जिसके बाद वहाँ भाग्या और नितिन नील भी आते हैं और भाग्या कहती है, कार्य करिया, जब देखो घोड़े पर सवार रहती है, कभी पड़ोसियों से हंस बोल लिया कर और कुछ अच्छा सुनेगी तो अच्छा ही होगा। वैसे भी हमने नया बुफरवा लिया था तो मुकेश भजन चला के चेक कर रहा था कि आवाज ठीक है कि नहीं। अरे भाग्या आंटी, अब आप अंधे से पूछोगी कि कौन से रंग का कपड़ा अच्छा लगता है तो कोई फायदा है क्या? लंगड़े को बोलोगी फुटबॉल खेलो तो खेल पाएगा क्या? तो आपका बहरा बेटा कैसे कुछ सुन पाएगा? तो कम बोल करिया। एक बाबा ने बोला है कि अगर हमारा बेटा रोज भजन सुनेगा तेज आवाज में तो के कान ठीक हो जाएंगे। ठीक है, फिर नील नितिन से गाना भी गवा लेना, इनसे तो बहस करना ही बेकार है। काली ये बोलकर जैसे ही वहाँ से जाती है, भाग्या दोबारा से म्यूजिक चला देती है। तभी काली भाग्या के घर के बाहर आकर एक चुटकी बजाती है और भाग्या के म्यूजिक सिस्टम से धुआं निकलने लगता है। काली घर आकर चुटकी बजाती है और फिर से झाड़ू उड़ने लगती है, कपड़े अपने आप धुलने लगते हैं और खाना भी अपने आप बन जाता है। जिसके बाद काली सुबह का नाश्ता करने बैठती है और निवाला मुंह में डालने ही वाली थी कि तभी गुस्से से कहती है, सच में भाग्या आंटी से बात करके तो मेरा खाने से मन ही हट गया है, भूख ही चली जाती है। वैसे मेरी माँ भी कब से हॉस्पिटल में बैठकर भूखी प्यासी ही तो लेटी है। ये बोलकर काली खाने की थाल सरका देती है और भूखी ही स्कूल चली जाती है। वहीं कृष और कान्हा अपने अपने टेबल पर बैठे हुए थे। तभी कृष खुद में ही बुदबुदाता हुआ कहता है, हेलो हेलो, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अरे सचिव जी, कब से आप यही सवाल किए जा रहे हैं कि आवाज आ रही है। देखिए, ना ही आप गूंगे हैं और ना ही हम बहरे हैं, तो आवाज तो आएगी ही ना। अरे तो चुप करना यार, जब दो बात कर रहे हो तो बीच में क्यों बोल रहे? दो? अब इसको ये बता भी तो नहीं सकता ना कि नकाब वाली मुझसे मन में भी बात करती है। ना जाने वो कहाँ है, उस तक मेरी आवाज जा भी रही है क्या नहीं। कृष ये बोलता है और निराश हो जाता है। जिसके बाद काली को कमजोरी से उसके अंदर स्कूल में पढ़ाने की भी ताकत नहीं थी, पर वो तब भी बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए स्कूल में पढ़ा रही थी। काली स्कूल में पढ़ाकर घर आ रही थी कि तेज धूप के कारण काली बेहोश होकर गिर जाती है। हर्ष भी वहीं से गुजर रहा था। वो काली को देखकर उसके पास आता है और उसे उठाता है और अपनी कार में बैठा देता है। जिसके बाद काली के होश में आने पर हर्ष कार में रखी पानी की बोतल उसे देते हुए कहता है, लो काली, पानी पी लो। नहीं हर्ष, मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं है। ओहो, तुम औरत और तुम्हारे उसूल। अब चुपचाप मुझे बताओ कि हुआ क्या है। एक तरफ हर्ष है जो बिना मेरे कहे ही मेरे दिल की हर बात जान लेता है, मुझे कब उसकी जरूरत है वो समझ जाता है। और दूसरी तरफ कृष जो नकाब वाली से मिलने के बाद मुझसे कुछ दूर सा हो गया है, लेकिन उसने मेरे इस रूप से प्यार किया है जिसको किसी ने नहीं देखा। समझ नहीं आता मेरा दिल क्या चाहता है। अच्छा चलो, पहले तुमको तुम्हारे घर छोड़ता हूँ, लेकिन मैं वहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे सब कुछ बता नहीं देती। इतना कहकर हर्ष काली को घर छोड़ने निकल जाता है।
तो वहीं कृष अब भी अपनी नकाब वाली की तलाश में बेचैन था। कृष अपने ऑफिस के बाद घर से कान्हा के साथ बाहर निकलता है और कृष कान्हा से कहता है, वैसे इस गांव में विकास तो बहुत अच्छा हो गया है। सड़कें भी देखो कितनी अच्छी हो गई है, आदान प्रदान भी खत्म हो चुका है। मुझे तो ये सब होते देख बहुत खुशी हो रही है। इतना खुश भी मत होइए सचिव जी, भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होता। ये वो दीमक है जो एक बार लग गया तो लकड़ी को मिटाए बिना दम नहीं लेता। अरे तो इन सब के लिए है तो वो तुम्हारी भाभी, वो सब संभाल लेती है यार, तुम इतना मत सोचो। लो ये यहाँ भी शुरू। क्या कुछ बोला क्या तुमने? नहीं तो। कृष इतना कहता है कि तभी काली वहाँ से गुजर रही थी, पर काली ने कृष को नहीं देखा था और वहीं पास से अब्दुल भी अपने 2 बच्चों और अपनी बेगम रजिया के साथ गुजर रहा था, जिसने बुर्खा डाला था। कि तभी कृष के दिल की धड़कन तेज तेज दौड़ने लगती है और वो अपने दिल पर हाथ रख लेता है। दरअसल उसके दिल की धड़कन काली के पास से गुजरने की वजह से भरी थी, लेकिन उसे लगता है कि ये अब्दुल की बेगम रजिया की वजह से हो रहा है और वो रजिया का हाथ पकड़कर कहता है, नकाब वाली तुम, आखिर तो मुझे मिल ही गई ना। ये देखो तुम्हारी याद में मेरा दिल कितनी तेज धड़क रहा है। अरे मियाँ थोड़ा सब्र करो, अरे हमारी बेगम है और आपको शर्म आनी चाहिए हमारी बेगम को छेड़ते हुए। अरे क्यों मजाक कर रहे हो भाई, ये मेरी नकाब वाली है। ऐसा भी क्या प्यार सचिव जी कि आपको नकाब और बुरखे में फर्क तक ना दिखे। शुक्र है आपको नकाब वाली पाकिस्तान में नहीं मिली, वरना आप हर बंदे से मार खाते वहाँ के। अरे ये मेरी बेगम है रजिया, आपकी नकाब वाली नहीं। तो क्या तो तुमने इससे शादी कर ली? और ये तुम्हारे 2 बच्चे कब हो गए? तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम शादीशुदा हो। हे भगवान, मुझे नहीं रहना इस गांव में। गांव वालों में जा रहा हूँ, मम्मी मैं आ रहा हूँ। भाईजान मैं रजिया हूँ, कोई नकाब वाली नहीं, आपको कोई वहम हुआ है। रजिया के ये कहते ही कृष उसकी आवाज सुनकर पहचान लेता है कि वो नकाब वाली नहीं है, जिसके बाद वो अपने हाथों को उसके पास लेकर जाता है और उसकी आंखों के पास करके कंफर्म हो जाता है कि ये कोई और है और वो खुशी खुशी कान्हा के साथ अपने रास्ते निकल जाता है। दूसरी ओर हर्ष काली को लेकर घर पहुंचता है, जहां काली उसको दरवाजे पर ही बोलती है, अच्छा हर्ष तुम जाओ, मैं भी कुछ देर आराम कर लेती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा है कि तुम परेशान हो किसी बात को लेकर, और मैं बिना तुम्हारी परेशानी जाने यहाँ से कैसे चला जाऊँ? तुम हमेशा ही ऐसे करते हो, मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती हर्ष, फिर क्यों? अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो उससे अलग कैसे रह सकता हूँ काली, आखिर इसी को तो अच्छा चलो अंदर आओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। काली हर्ष के साथ घर के अंदर आती है और फिर उसको सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर हर्ष हैरान हो जाता है। तो वहीं हॉस्पिटल में अनिरुद्ध दुर्गा के कमरे में आकर कंपाउंडर से कहता है, सुनो, आज दुर्गा का ऑपरेशन है, इसके बॉडी से आज हमें किडनी निकालनी है और काली को कर बता देना कि उसकी माँ नहीं रही। लेकिन सर काली बिटिया को शक नहीं होगा, अचानक उसकी माँ कैसे मरी? तुमको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, काली को मुझ पे बहुत यकीन है। मैं उसे दुर्गा की मौत का जो भी रीजन दूंगा वो मान लेगी। तुम्हें जो कहा वो करो, ऑपरेशन की तैयारी करो, फिर दुर्गा को ले जाना। डॉक्टर अनिरुद्ध की बात मानकर कंपाउंडर जाकर ऑपरेशन थिएटर तैयार करता है और डॉक्टर अपने कैबिन में जाता है। मेरी बेटी काली ने जिस डॉक्टर पर इतना विश्वास किया, वो आज उसके माँ को मारकर उसके अंग बेचने की तैयारी में है। दुर्गा, तुझे ये सच्चाई काली को बतानी होगी, किसी तरह से तुझे यहाँ से निकलना होगा। दुर्गा को होश आ चुका था और उसके सामने डॉक्टर अनिरुद्ध की सारी सच्चाई थी। अब मौका पाकर दुर्गा अपने कमरे से बाहर झांकती है और किसी को ना पाकर जल्दी से हॉस्पिटल से भागने में कामयाब हो जाती है। तो वहीं हर्ष काली से सारा सच जानने के बाद उसे कहता है, मेरे पास इन सभी चीजों से पर्दा उठाने का एक बहुत अच्छा प्लान है काली। हॉस्पिटल में अनिरुद्ध दुर्गा को अपने कमरे में ना देखकर कंपाउंडर को थप्पड़ मारते हुए कहता है, कहाँ गई दुर्गा? वो कोमा में थी, खुद चढ़ के कहीं भी नहीं जा सकती वो। सच सच बता, तूने छुपाया ना उसे? कहीं तुझे काली में अपनी बेटी नजर आने लगी और दुर्गा में अपनी बीवी? सर कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए। जाके हॉस्पिटल का कैमरा चलवाओ, मुझे देखना है दुर्गा को कौन बाहर लेकर गया है। अनिरुद्ध जाकर कैमरे में चेक करता है, जहां उसे पता चलता है
कि दुर्गा को होश आ चुका था और वो खुद अपने पैरों पर हॉस्पिटल से भागी है। ये देखकर अनिरुद्ध के माथे पर पसीना आने लगता है कि तभी अनिरुद्ध दुर्गा की तलाश में निकलने लगता है। पर हॉस्पिटल में साड़ी से अपना मुंह ढके एक औरत आती है, जिसके साथ में एक आदमी था जो कि बेहोश था, और अनिरुद्ध को देखकर वो औरत उसके पैरों में गिरकर कहती है, डॉक्टर साहब, हमारे मर्द को बचा लो, इसके सिवा हमारा इस दुनिया में कोनो नहीं है। हमरा सब कुछ ले लो लेकिन हमारे मर्द को बचा लो। उस घूंघट वाली औरत के कहने पर वहाँ मौजूद कंपाउंडर उस आदमी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर उसकी पल्स चेक करता है और डॉक्टर अनिरुद्ध से कहता है, साहब, पर ये तो मर चुका है, इसके तो पल्स ही नहीं है। चुप रहे, ये तुझे पता है, मुझे पता है, लेकिन वो बाहर जो अमीर सेठानी है ना, उसको नहीं पता है। 1-2 घंटा यहाँ काटेंगे और बोल देंगे उसे जाके कि हम इसे बचा नहीं पाए। तू बाहर जा और जाके उसको बोल दे कि 5 लाख रुपए का इंतजाम करे, वो भी कैश। जी डॉक्टर। कंपाउंडर ये सुनकर बाहर आता है और घूंघट वाली सेठानी से 5 लाख कैश की मांग करते हुए कहता है, देखिए मैडम, आपके पति का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, इसके लिए आपको 5 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे, वो भी अभी के अभी। इतने पैसे तो नहीं है भाई साहब हमारे पास, ये हमरे सोने के कंगन ले लो, पूरे 7 लाख के हैं। ये देखकर कंपाउंडर की आंखें चमक जाती है और वो सेठानी के कंगन ले लेता है और वो ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। कुछ घंटों बाद अनिरुद्ध एक मायूस चेहरे के साथ बाहर आता है और सेठानी से कहता है, माफ करना बहन, हम आपके पति को बचा नहीं पाए। नहीं बचा पाए? आप मेरे पति को नहीं बचा पाए? फिर ये क्या है? काली ये बोलकर उस मृत आदमी का डेथ सर्टिफिकेट दिखाती है, जो कि 5 घंटे पहले ही मर चुका था। जिसके बाद अनिरुद्ध को इंस्पेक्टर चुलबुल और हर्ष आते हुए दिखाई देते हैं। हर्ष काली को बताता है कि वो रूप बदल कर जाएगी और अनिरुद्ध का पर्दाफाश करेगी, और इन सब के लिए हर्ष काली को एक नकली सोने के जैसे दिखने वाले कंगन भी देता है और कुछ गहने जो कि दिखने में बिल्कुल असली लग रहे थे, उन्हें वो उसे पहना देता है। जिसके बाद काली रूप बदलकर डॉक्टर का पर्दाफाश करने निकल पड़ती है। अनिरुद्ध इंस्पेक्टर को आते देखकर वहाँ से मौका पाकर हॉस्पिटल की एम्बुलेंस लेकर भाग जाता है, और वहीं कंपाउंडर इन सब बातों से अनजान था कि बाहर क्या हो रहा है। वो कंगनों को हाथ में लेकर लालसा भरी निगाह से देख रहा था कि तभी इंस्पेक्टर आकर कंपाउंडर को अरेस्ट कर लेता है और अनिरुद्ध को पकड़ने के लिए निकल जाता है। ये सब होते देखकर हर्ष कहता है, अरे काली कहाँ है? ये जब देखो गायब हो जाती है, कहीं अकेले तो नहीं निकल गई उस डॉक्टर को पकड़ने? चल काली, रूप बदल और इन पैसों के लालची डॉक्टर अनिरुद्ध को इसकी असली जगह पहुंचा दे। काली ये बोलकर चुटकी बजाती है और नकाब वाली में बदल जाती है और वहाँ से धुएं जैसी गायब हो जाती है। दूसरी ओर अनिरुद्ध हॉस्पिटल की एम्बुलेंस लेकर गांव से शहर की ओर भाग रहा था। तभी काली हवा की रफ्तार से उसके पीछे आती है और एम्बुलेंस के दिखने पर रुककर कहती है, कहाँ भागोगे डॉक्टर अनिरुद्ध? इतने सालों से मेरी और सभी की आंखों में धूल झोंक कर अपने घर की तिजोरियों को भरते रहे, गरीबों का फ्री इलाज करने का दिखावा करके उनके शरीर के अंग बेचते रहे, तुम्हें तो मौत भी भयंकर नसीब होनी चाहिए। इतना बोलकर काली चुटकी बजाती है और अनिरुद्ध जो एम्बुलेंस चला रहा था, उसके टायर एक के बाद एक करके सारे पंचर हो जाते हैं, जिसके कारण गाड़ी सड़क से उतरकर साइड में जंगल की ओर मुड़ जाती है और एक पेड़ से जाकर टकराती है। कुछ देर में खुद को संभालते हुए गाड़ी में से डॉक्टर अनिरुद्ध निकलकर अब जंगल के रास्ते भागने लगता है। तभी उसके चेहरे के ठीक सामने नकाब वाली आकर खड़ी हो जाती है। कहाँ जा रहे हो डॉक्टर अनिरुद्ध? पहले अपने कर्मों की भरपाई तो कर लो। कौन हो तुम? मैं हूँ बुराई को मिटाने वाली एक ऐसी आम लड़की जिसने तुम जैसे पैसों के लोभी दरिंदों को सजा देने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया है। इतना बोलकर काली एक जोरदार थप्पड़ अनिरुद्ध के मारती है और वो उड़ते हुए एक पेड़ से जाकर टकराता है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालते हुए घायल होकर भागने लगता है और जंगल में बने पेड़ों के पीछे छुप जाता है। ये पेड़ तुम जैसे इंसानियत के खूनी को बचाने के लिए नहीं बने डॉक्टर अनिरुद्ध, बाहर आ जाओ। काली इतना बोलकर जैसे ही पीछे मुड़ती है, अचानक ही डॉक्टर अनिरुद्ध उसके पीछे खड़ा होकर उस पर एक वार करने को होता है कि काली उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन इस हाथापाई से डॉक्टर अनिरुद्ध
दूसरे हाथ से काली का नकाब हटा देता है और उसके सामने किशनगढ़ की नकाब वाली की सच्चाई आ जाती है। अच्छा, तो तू है नकाब वाली काली जो खुद के परिवार को बर्बाद होने से बचा नहीं पाई। अब वो मुझे मेरे गुनाहों की सजा देगी। तेरी जैसी कमजोर लड़कियां रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। डॉक्टर अनिरुद्ध, तूने मुझे रोते ही देखा है, लेकिन आज तू रुलाते हुए भी देखेगा। इतना बोलकर काली अपने हाथ से अनिरुद्ध की गर्दन पकड़ती है और उसको हवा में उठाकर दूर फेंक देती है। लेकिन बावजूद इसके अनिरुद्ध में जान बची थी और वो खुद को बचाने के लिए भागने लगता है और भागते भागते जंगल के किनारे आ जाता है, जहाँ आखिरी में खाई थी और नीचे नदी बह रही थी। उस किनारे पर आकर अनिरुद्ध रुक जाता है। तभी काली वहाँ आकर कहती है, रुक क्यों गए डॉक्टर अनिरुद्ध? भागो ना, जाओ अपनी मौत को खुद गले लगा लो। मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं काली, नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर अनिरुद्ध उस खाई में कूद जाता है। ये देखकर काली भागते हुए किनारे आकर नीचे झांकती है तो उसको नीचे नदी में कुछ गिरने जैसा दृश्य दिखता है। तेरे जैसे पापी का अंत ये बहुत आसान हुआ है डॉक्टर अनिरुद्ध, लेकिन कोई नहीं, बुराई का खात्मा जरूरी है, चाहे जैसे ही हुआ हो। काली इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। काली ये सारा मामला सुलझाकर अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल आती है, लेकिन देखती है कि उसकी माँ अपने बिस्तर पर नहीं है, जिसके बाद वो बहुत परेशान हो जाती है और कई जगह तलाशने के बाद भी उसे दुर्गा नहीं मिलती। जिसके बाद वो रोते हुए घर आ रही थी और खुद से कहती है, कहीं इन लोगों ने मेरी माँ के साथ कुछ करा तो नहीं? किससे पूछूं कि माँ कहाँ है? काली ने इतना बोला था कि तभी उसे घर के पास गौरी नजर आती है, जो काली से कहती है, चल काली मेरे साथ चल। अभी नहीं गौरी, मैं बहुत परेशान हूँ, हम बाद में बात करेंगे, तू जा यहाँ से। चल ना, जब मैंने तुझसे बोला कि चल मतलब चल। काली को गौरी भाग्या के घर लेकर जाती है, जहाँ भाग्या, नील, नितिन, मुकेश खड़े थे और दुर्गा भाग्या के घर में बेहोश लेटी थी। अच्छा हुआ करिया तू आ गई। दुर्गा बहन हमको बेहोश मिली, शायद घर आ रही थी, पर शरीर में जान न होने के कारण बेहोश हो गई। तेरे घर पर ताला लगा था तो हम यहाँ ले आए। देख करिया, तेरी माँ खुद अपने पैरों से जल कर आई। भाग्या की बात सुनकर काली बिना कुछ बोले भाग्या से लिपट कर रोने लगती है। तो वहीं दूसरी ओर 2 दिन की बेहोशी के बाद दुर्गा देवी होश में आती है, जिसके बाद वो काली को गले लगाकर रोते हुए कहती है, मेरी बच्ची, तू मुझे मिल गई। मुझे लगा था कि इस जन्म में मैं तुझे कभी दोबारा गले नहीं लगा पाऊंगी। माँ, तुम्हारे गुनहगारों को मैंने सजा दे दी है और अब तुम, मैं और गौरी हमेशा साथ रहेंगे। क्या कहा? गौरी? हाँ माँ, गौरी इस दुनिया से गई है, लेकिन हमारे दिल में तो वो हमेशा रहेगी ना। अभी माँ को कुछ नहीं बताऊंगी कि मुझे गौरी दिखती है। काली की बात सुनकर दुर्गा प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है। उसके बाद काली के घर जमावड़ा लग जाता है। भाग्या और उसके तीनों सपूत दुर्गा से मिलने आते हैं, तो उनके बाद कृष, गुलशन, हर्ष सभी बारी बारी दुर्गा से मिलकर खुश होते हैं और काली की जिंदगी में आखिरकार उसकी माँ की वापसी हो जाती है।